माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक एग्जाम्पल है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का। इस लेक्चर में हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फ्रिंजेस इसमें कौन कौन से टाइप की बनती हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एस ये कोई सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। एल कोई कन्वेक्स लेंस है, सूटेबल फोकल लेंथ का हम लेते हैं। इसको हम एज ए कॉलीमेटिंग लेंस यूज करते हैं। कॉलीमेटर क्या होता है? जो रेज को पैरेलल करता है। पैरेलल करने के लिए यूज किया हमने इसको। ये कोई ग्लास प्लेट है जी, प्लेन ग्लास प्लेट विच इज पार्शली सिल्वर्ड फ्रॉम रियर साइड। पार्शली सिल्वर्ड फ्रॉम रियर साइड। जो बैक साइड है इसकी, ये आप देख सकते हो, ये मैंने इसको पार्शली सिल्वर किया है। पार्शली, फुली सिल्वर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें इसमें से रिफ्रैक्शन भी चाहिए, रे बाहर भी चाहिए, रिफ्लेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों चाहिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो मिरर है, मिरर M1, मिरर M2, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। यहाँ मिरर M2 के साथ कुछ स्क्रूज भी लगे होंगे, इसको टिल्ट करना है। इसके साथ भी कुछ अरेंजमेंट होगा, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। सी प्लेट है, ग्लास प्लेट है, उतनी ही थिकनेस की है जितनी जी की थिकनेस है। उतने ही एंगल पे रखते हैं हम जितना एंगल पे हमने जी को रखा है। जी को हमने 45 डिग्री के एंगल पे रखा है, जो इंसिडेंट रेज हैं उनके। सी प्लेट कंपनसेटिंग है, ये कुछ पाथ को कंपनसेट करेगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब जो ये रेज यहां पे इंसिडेंट हुई, सपोज ये पॉइंट P है, P पॉइंट। सपोज ग्लास प्लेट पे ये रेज जाके यहाँ से पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी, वो हम छोड़ देंगे शुरू में। जो ये अंदर इसके जाके P पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से क्या होगा? एक तो ये रिफ्लेक्ट हो गई और एक ये रे ट्रांसमिट हो गई। रिफ्लेक्ट हुई और ट्रांसमिट होगी रे में से। जो ये रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये मिरर M1 की तरफ जाएगी। इसको रे 1 नाम दे देते हैं हम। M1 की तरफ जाएगी और M1 पे जाके ये रिफ्लेक्ट बैक हुई। रिफ्लेक्ट बैक होके फिर ये ग्लास प्लेट G से बाहर आएगी। जो रे 2 थी, रे 2 क्या करेगी? ये मिरर M2 की तरफ जाएगी कंपनसेटिंग प्लेट में से और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी। अब जो ये रे यहाँ पे हम देखेंगे, ये दोनों रे, जो रे 1 और रे 2 है, रिफ्लेक्ट बैक होके आई M1 और M2 से, ये इंटरफेयर करेंगे और इन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को हम टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सी ग्लास प्लेट, इसका क्या काम है यहाँ पे? जब हम यहाँ देखते हैं कि ये रे 1 जो है आपकी, इस रे 1 को देखो आप, रे 1 इस ग्लास प्लेट G को 2 बार पास करी है। एक बार ये यहाँ से ऊपर गई और एक ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस आई। इस ग्लास प्लेट G को 2 बार पास करती है। लेकिन हम रे 2 की बात करें तो ये इसमें से बाहर आई है, लेकिन एक भी बार इसको G को पास नहीं करती। तो इसकी वजह से रे 1 और रे 2 में एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है। कितना एक्स्ट्रा पाथ आएगा? ये G पे डिपेंड करेगा, G की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तो हमने क्या किया, उतनी थिकनेस की एक प्लेट यहाँ पे रख दी, उसी एंगल पे रख दी, उसी मटेरियल की, ताकि जो रे 2 है वो इस ग्लास प्लेट से 2 बार पास करे। एक बार ये M2 की तरफ गई और फिर रिफ्लेक्ट होके आई। अब हम देखते हैं कि रे 1 ने भी उतना पाथ ट्रेवल किया और रे 2 ने भी, तो जो एक्स्ट्रा पाथ था वो हमारा यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। इसलिए इसको कंपनसेटिंग प्लेट बोलते हैं। कंपनसेटिंग प्लेट। यहां अब टेलीस्कोप से हम इन फ्रिंजेस को व्यू कर सकते हैं। अब इसमें फ्रिंजेस कैसे बनेंगी? फ्रिंजेस हमारी यहाँ पे
जब हम इस टेलीस्कोप से देखेंगे पी पॉइंट पे तो क्या होगा, मिरर M2 की एक वर्चुअल इमेज M2 डैश हमें मिरर M1 के पास दिखाई देगी। इस मिरर M2 की वर्चुअल इमेज हमें यहां दिखाई देगी जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे ग्लास प्लेट के थ्रू। अगर मिरर M1 और वर्चुअल इमेज है मिरर M2 की जो M2 डैश वो दोनों एग्जैक्टली पैरेलल है तो हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेस आती हैं। या हम दूसरे वर्ड्स में कहें, अगर मिरर M1 और M2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है उस केस में M1 और M2 डैश एग्जैक्टली पैरेलल होंगे। या इनके बीच में जो थिन फिल्म होगी वो पैरेलल होगी और हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेस आएंगे। तो यहाँ मान लेते हैं सपोज ये कोई सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ये दो मिरर आपके आगे M1 और M2 डैश वर्चुअल इमेज है जो मिरर M2 की, इनके बीच में डिस्टेंस हम स्मॉल d मान लेते हैं। सपोज सोर्स S से लाइट M2 डैश पे जो इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट बैक होगी टेलीस्कोप की तरफ जहां से हम फ्रिंजेस को व्यू करते हैं। जो रेज सोर्स S से M1 पे इंसिडेंट होंगी वो रिफ्लेक्ट बैक हुई टेलीस्कोप की तरफ और हमारे पास ऐसी जब ये मिलेंगी तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आ जाएंगे। अब जब हम यहाँ टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये रे है जो ये रे अपीयर होगी किसी वर्चुअल सोर्स से आती हुई। सपोज ये है आपका S1, इस पॉइंट से इस सोर्स से आती हुई ये आपको नजर आएगी। जो ये रे दूसरी रे है ये आपको, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं ये किसी दूसरे पॉइंट S2 से नजर आएंगी। वर्चुअल सोर्स है जो इमेज है S की। अब S की आपके पास दो इमेज आ गई S1 और S2। अगर इन दो मिरर के बीच में डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस आपका 2d होगा। अब जो रे इंटरफेयर कर रही है T पे जाके हम देखते हैं कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिंजेस हमारी कैसी कैसी होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। सपोज ये पॉइंट K है, S1 के परपेंडिकुलर है, इससे आगे दोनों रेज देखोगे आप सेम पाथ ट्रेवल करेंगे। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया दोनों रेज के बीच में, S2K। ये एंगल थीटा होगा हमारे पास। अगर एंगल थीटा पे इंसिडेंट है ये रेज तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा हमारे पास। तो यहां पे अगर cos थीटा लें हम, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये S2K अपॉन 2D S1 S2, या हम ये बोल सकते हैं S2K इक्वल टू 2D cos थीटा। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है जो रेज इंटरफेयर करेंगे T पे। जब टेलीस्कोप से जब हम व्यू करते हैं रेज को, उनके बीच में पाथ डिफरेंस आया हमारा 2D cos थीटा। लेकिन जब हम देखते हैं अपने प्रीवियस डायग्राम में जाके देखेंगे तो जो G पे जो रेज M2 पे गई थी, M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा वापस आई थी फिर वो, और ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट बैक होके आई थी नीचे, जो G ग्लास प्लेट थी
वहां पे हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा पाथ लैम्डा बाय 2 इंट्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू स्टोक्स लॉ, क्योंकि यहां पे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रही है, तो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2, प्लस माइनस ले लेते हैं हम इसको, प्लस लैम्डा बाय 2, ये इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आ गया हमारा। तो ये पाथ डिफरेंस हमें पता है, अगर एन लैम्डा के इक्वल है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मैक्सिमा आता है। तो मैक्सिमा की कंडीशन आपके पास क्या आ गई 2d cos थीटा इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2, 2d cos थीटा, ये हमारी कंडीशन आ गई मैक्सिमा की। मिनिमा के लिए कंडीशन होगी 2d cos थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहां अगर हम देखें d की वैल्यू कांस्टेंट है, n की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर लैम्डा की वैल्यू, अगर ये n लैम्डा और d अगर हम कांस्टेंट ले लें तो उस केस में थीटा भी हमारा कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम कहें कि इंक्लिनेशन होगा, एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के लिए हमारे पास रिंग्स की फॉर्म, रिंग्स बनते हैं, और उनको हम फ्रिंजेस जो बनेंगी इस टाइप से फ्रिंजेस बनेंगी, इनको हम हेडिंजर फ्रिंजेस भी बोलते हैं। हेडिंजर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये फ्रिंजेस ऑब्जर्व की, हेडिंजर फ्रिंजेस भी बोलते हैं। अब अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस d जो है वो 0 है, d 0 है, तो उस केस में हमारे पास फ्रिंजेस जो आएंगी या फील्ड ऑफ व्यू आएगा वो परफेक्टली डार्क होगा, फील्ड ऑफ व्यू आएगा वो परफेक्टली डार्क आएगा। लेकिन अगर ये d 0 नहीं है तो हमारे पास इस तरह की फ्रिंजेस आएंगी, इसमें सेंटर जो होगा वो हमारा डार्क होगा, और अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। ये तो थी सर्कुलर फ्रिंजेस। अब दूसरी है आपके पास लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। सर्कुलर फ्रिंजेस हमारे पास आई थी अगर दोनों मिरर आपके, मिरर M1 और M2 डैश, अब इसको मैं M2 डैश को भी मिरर ही बोल रहा हूं, ये दोनों अगर पैरेलल है। लेकिन अगर मिरर M1 और M2 डैश पैरेलल नहीं है, उन केसेस में क्या हुआ, एक केस है ये इंटरसेक्ट करते हैं सपोज करो, दूसरा केस है ये वेज शेप फिल्म बना रहे हैं, तीसरे केस में भी ऐसी वेज शेप फिल्म बनेगी। अब इन तीनों केसेस में हमारे पास फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, वो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बोलते हैं उनको। लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, फर्स्ट केस है हमारा जब ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस केस में हमारे पास फ्रिंजेस जो होंगी वो स्ट्रेट लाइंस आएंगी, स्ट्रेट फ्रिंजेस। यहां पे हम देखते हैं कि M1 और M2 डैश जिनके बीच में फिल्म बन रही है वो वेज शेप है। वेज शेप मीन्स उसकी थिकनेस जो है वो
इंक्रीज हो रही है रेगुलरली, तो इस केस में हमारे पास फ्रिंजेस होंगी वो कर्व्ड आएंगी, कर्व फ्रिंजेस आएंगी, और किस तरफ होंगी वो कन्वेक्स, टुवर्ड्स द थिन एज ऑफ द वेज. फ्रिंजेस विल बी कन्वेक्स्ड टुवर्ड्स द थिन एज ऑफ द वेज. ये वेज का थिन एज है, थिन, ठीक है, थिन किनारा है, तो इसकी तरफ ये कन्वेक्स होगी. ऐसे ही इस केस में हम लिख सकते हैं फ्रिंजेस विल बी कन्वेक्स टुवर्ड्स द थिन एज ऑफ द वेज. ये हमारी लोकलाइज्ड फ्रिंजेस है. तीसरी फ्रिंजेस है फ्रिंजेस विद व्हाइट लाइट. फ्रिंजेस विद व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट के केस में हमें पता है कि बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं व्हाइट में, तो उस केस में हमारे पास सेंटर जो होगा वो डार्क आएगा, और 8 से 10 फ्रिंजेस कलर्ड आएंगे हमारे पास. 8 से 10 कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी. इससे ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि वहाँ सुपर इम्पोजिशन हो जाता है और फिर हमारे पास व्हाइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होनी शुरू हो जाती है, आगे व्हाइट पोर्शन. सो ये हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और फ्रिंजेस कौन कौन सी बनती हैं, किस तरह बनती हैं, वो मैंने आज डिस्कस किया है यहाँ पर. थैंक यू वेरी मच.